हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आपका स्वागत है एक्सीएम लर्निंग एकेडमी में, जहां तैयारी बनती है सफलता की पहचान। दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गतियां पढ़ने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरी ये क्लास आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और समझते हैं पृथ्वी की गतियां। देखिए, अगर हम पृथ्वी की गतियों की बात करें तो इसकी 3 तरह की गति है पृथ्वी की। देखिए, पहली इसमें है, जो गति है पहली, वो है खगोलीय गति। पृथ्वी की 3 तरह की गतियां हैं। पहली है खगोलीय गति, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मोमेंट। देखिए, मोमेंट ऑफ अर्थ भी इसे कह सकते हैं और इसे मोशन ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल मोमेंट, या इसे हम मोशन भी कह सकते हैं। ठीक, आपको समझ लेना है, मोशन भी कह सकते हैं, दो चीजें कह सकते हैं इसको। तो खगोलीय गति के अनुसार पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। पहली होती है घूर्णन। घूर्णन को हम अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं, और दूसरी होती है परिक्रमण। ठीक, परिक्रमण को अंग्रेजी में हम रिवोल्यूशन कहते हैं। देखिए, घूर्णन क्या है? तो घूर्णन का अर्थ होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण क्या होता है कि पृथ्वी का एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। घूर्णन क्या है? तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर लट्टू की तरह घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक, जिसको अंग्रेजी में हम रोटेशन कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है कि पृथ्वी का एक दीर्घवृत्ताकार में एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, अर्थात रेवोल्यूशन कहलाता है। ओके, तो एक हमने एस्ट्रोनॉमिकल मोमेंट इसका पढ़ा। देखिए, हम खगोल विज्ञान पढ़ रहे हैं और खगोल विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ 2 ही गतियां होती हैं। एक पिंड के जो है आधार पर सिर्फ 2 ही गतियां हैं हमारी पृथ्वी की, क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है? प्लेनेट है और हम पढ़ रहे हैं खगोल विज्ञान। तो प्लेनेट के आधार पर पृथ्वी की सिर्फ 2 ही गति है। पहली है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। आज के इस क्लास में हम सिर्फ इन ही 2 गतियों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आगे की जो है, आगे मैं आपको बता देता हूं कि उसकी मुख्यतः 3 गतियां होती हैं। उसको हम समझा दूंगा, आगे उसको हम पढ़ेंगे, आगे के सब्जेक्ट्स में उसको पढ़ेंगे हम बेहतर के लिए। लेकिन आज सिर्फ आपका एक आपका ये जो है टॉपिक, आपका जो एक पॉइंट क्लियर हो जाए, इसके लिए वो बता दे रहा हूं मैं। तो इसमें जो दूसरी गति है तो वो है जियोलॉजिकल। ठीक है, इसको हम जियोलॉजिकल मोमेंट, हिंदी में इसे हम भूगार्भिक गति कहते हैं। ठीक है, अब भूगार्भिक गति क्या होती है? देखिए, हम अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है, देखिए इसको, हमारी ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसका जो बाहरी किनारा है, बाहरी जो इसकी सबसे बाहरी परत है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक, ये क्रस्ट है जो जिस पर हम आज बैठे हुए हैं, ऊपर सतह पर, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसके जो नीचे का जो एक लेयर है, उसको हम मेंटल कहते हैं। ठीक, और जो सबसे जो जो अंदर जो सबसे नीचे का जो भाग है, उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं। आप देखोगे जो क्रस्ट होता है, तो इसकी सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। मेंटल में मुख्यतः क्या भरा होता है? मैग्मा भरा होता है। कोर में भी जो है, इसमें आपको भी कई जो है तत्व और जो है आपको लावा ही देखने को मिलता है। देखिए, इन जो तीनों चीजों का क्या होता है, इन तीनों चीजों का जो घनत्व और जो तापमान होता है, वो अंतर होता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है अंतर हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी में अगर हम ड्रिल करें और नीचे जाते जाएं, तो जितना ज्यादा नीचे जाएंगे, हमें तापमान उतना ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा। जितना ज्यादा नीचे जाते जाएंगे, तापमान उतना ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा। ठीक, तो क्रस्ट के नीचे हम जाएंगे, तापमान बढ़ता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों का जो तापमान है और जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बराबर नहीं है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है, रोटेट होती है, तो उसके घूमने के कारण ये भी बराबर घूमते हैं, लेकिन घनत्व और तापमान बराबर ना होने के कारण
ये सही से घूम नहीं पाते हैं और इनमें घर्षण फोर्स जनरेट होने लगता है, ठीक है, और जिसके कारण जो है इसमें जो है थर्मोडायनेमिक थर्मोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। तीसरी जो हमारी गति है तो वो है जियोग्राफिकल गति, जियोग्राफिकल मोमेंट या मोशन, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो इसको हम हिंदी में कहेंगे भौगोलिक भौगोलिक गति, ठीक, भौगोलिक गति। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, आगे की कक्षाओं में हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। अभी सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत जो है बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। जो प्लेट भारी होती है तो वो जो है नीचे सब्जेक्ट होती जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर फ्लूट करती है। तो इन्हीं जो है प्लेटों के टकराव से ही जो है क्या बने हैं, इन्हीं प्लेटों के टकराव से बने हैं महान हिमालय। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ेंगे और इनकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनसे जो है बने हैं महान हिमालय, ठीक। तो ये चीजें हमने इसमें देखी। अब हम इसमें चूंकि स्टार्ट करने पढ़ रहे हैं खगोल विज्ञान, तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, खगोलीय गति पढ़ेंगे, ठीक है, यही पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं हम। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं खगोल विज्ञान तो उसके अंतर्गत हम इसकी जो है एस्ट्रोनॉमिकल गति को पढ़ेंगे। और एस्ट्रोनॉमिकल गति कितनी है इसकी, दो है, पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। तो सबसे पहले हम घूर्णन को देखते हैं कि घूर्णन क्या है। घूर्णन, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे रोटेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम घूर्णन समझते हैं कि घूर्णन क्या है। तो घूर्णन यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना घूर्णन कहलाता है। आसान शब्दों में हम याद कर लीजिए, पृथ्वी की दो गतियां हमने बताई आपको कि एक पृथ्वी वो अपना चक्कर लगाता है अपनी एक्सिस पर, और दूसरा वो अपनी एक्सिस पर यानी एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो चूंकि हम घूर्णन की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर लट्टू की तरह घूमती है और जिसे कहा जाता है घूर्णन, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक। घूर्णन से पहले हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है और क्यों झुकी हुई है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी अपने कक्ष तल पर, मान लीजिए ये उसका कक्ष तल है और ये उसका एक काल्पित रेखा है, और हमारी जो पृथ्वी है तो वो अपने कक्ष तल से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ये उसका एक्सिस है, मान लीजिए ये उसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, ठीक। और पृथ्वी अपने कक्ष तल से कितना झुकी हुई है। अब कक्ष तल क्या होती है, तो कक्ष तल को समझ लीजिए, यानी पृथ्वी जिस समतल पर सूर्य का एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है उसे हम पृथ्वी का कक्ष तल कहते हैं, ठीक है। जिस समतल पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे हम कक्ष तल या क्रांति वृत्त कहते हैं, ठीक। इसको हम आगे समझेंगे। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी होने से मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और चक्कर लगाती है ये इस तरीके से पश्चिम से पूर्व, ठीक। पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, और कैसे चक्कर लगाती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला पॉइंट जो इसका निकल के आता है वो है पृथ्वी एंटी क्लॉक वाइज चक्कर लगाती है। अगर इसको हम आसान शब्दों में कहें तो पश्चिम से पूर्व, ठीक, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें दिन रात कैसे होते हैं। तो इसी घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं, उसको हम समझेंगे।
मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी का जो प्रकाश है वो सिर्फ यहां तक पहुंचता है, एक रेखा यहां पर हमें देखने को मिलेगी और इसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक। यहीं तक ही प्रकाश पहुंच पाता है, क्योंकि और प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। तो जो हमारा प्रकाश यहां से आता है तो इस तरीके से यहां तक ही पहुंच पाता है, ठीक। तो अब चूंकि प्रकाश, मान लीजिए आप एक कमरे में खड़े हैं और एक फुटबॉल जो है एक बच्चे को आप दीजिए और फुटबॉल लेकर वो बच्चा खड़ा हो जाए और आप अंधेरा कमरा हो और उस वहां पर जो है उस फुटबॉल पर एक टॉर्च से उस पर रोशनी मारिए, आप देखेंगे कि उस फुटबॉल का आधा हिस्सा ही प्रकाश में रहता है और पीछे का हिस्सा जो होता है वो अंधकार में रहता है। तो वही है, मान लीजिए हम मानते हैं सूर्य को टॉर्च और इस पृथ्वी को जो है मानते हैं एक फुटबॉल, तो आधे यहाँ तक ही पहुंच पा रहा है, आधे हिस्से तक। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दिन होगा, दिन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रात होगा, यहाँ पे रात होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व ही तो घूम रही है, ऐसे ही तो घूम रही है। तो मान लीजिए ये हिस्सा आज रात है, तो जब ये घूम के हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये हिस्सा पीछे आ जाएगा, तब यहाँ जो है रात हो जाएगी और यहाँ दिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है रात दिन होते हैं। इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा क्या है, इसे दैनिक गति कहते हैं, ठीक है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति क्यों करते हैं, क्योंकि ये रोज जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। देखिए इसमें समझ लीजिए जो पृथ्वी हमारी है तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है, इसके पीछे भी कारण है। भाई आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने यहां आपसे कह दिया कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है, इसको भी बताइए। तो एक टीचर का कार्य क्या होता है कि वो अपने बच्चों के माइंड में उठ रहे एक एक सवालों को, मान लीजिए मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पृथ्वी की गतियां, तो अगर मुझे पता होगा, भाई टीचर होने के नाते मुझे पता है कि मेरे बच्चे में क्या उसके मन में डाउट्स उठेंगे, तो ये डाउट्स उठेंगे आपके मन में कि भाई 23.5 डिग्री क्यों झुकी हुई है, तो ये डाउट्स को क्लियर कराना मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ मैं बता भी देता हूँ कि क्यों पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम आज से लगभग कई करोड़ साल पहले जाते हैं, यानी लगभग 5.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी की जो है उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी हमारी बनी थी, सौरमंडल का विकास हुआ, आकाशगंगाओं का विकास हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ। तो पृथ्वी का जब विकास हुआ, जब पृथ्वी का विकास हुआ उसी दरमियान मंगल के आकार का एक पिंड जो हमारी पृथ्वी के समीप ही था, जो सेम मंगल के आकार का था, और उसे हमने नाम दिया था थिया का। उसे वैज्ञानिकों ने नाम जो है दिया है थिया का। वो थिया उसका आकार था और उसका जो है गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा था, और वो जो थिया था वो टकराया पृथ्वी से। जब पृथ्वी से टकराया थिया तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बहुत उथल पुथल हुई और पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुक गई, और इसी थिया के विस्फोट के कारण ही उत्पत्ति हुई थी चंद्रमा की। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब पृथ्वी से टकराया था थिया, तो पृथ्वी का और थिया का बहुत सारा हिस्सा जो है पृथ्वी से टूट करके अंतरिक्ष में चला गया था, और उसी ने जो है चंद्रमा का रूप ले लिया। अब यहां पर दो चीजें आपको समझ में आ गई, दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, चंद्रमा की उत्पत्ति भी हम इससे समझ सकते हैं, और हमारी पृथ्वी क्यों झुकी हुई है इसको भी हम इससे समझ सकते हैं, इसी एक जो है फैक्ट से। दूसरी बात, सिर्फ थिया के टकराने से ही पृथ्वी नहीं झुकी थी, और भी वैज्ञानिकों ने इसके कई सारे कारण बताए हैं। इसके वैज्ञानिकों ने कारण बताए हैं कि जब जो है कई सारे जो बड़े बड़े आकार के एस्ट्रॉइड होते हैं, मैंने पढ़ाया है आगे क्लासेस में आपको कि कैसे बड़े बड़े आकार के एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराते हैं, जिसमें एक जो एस्ट्रॉइड था इजिप्टा, और इजिप्टा के टकराने से नाश हुआ था डायनासोरों का। तो उसी तरह से बड़े बड़े आकार के एस्ट्रॉइड्स के टकराने से भी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुक गई है।
ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग, ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना, कई सारे कारण हैं जिससे पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुक गई है और भी लगातार पृथ्वी जो है तो अपने एक्सिस पर झुक रही है। ठीक, तो दिन रात कैसे होते हैं आप समझ गए कि जो है पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो जो आधा हिस्सा आता है वहां दिन होता है, जो सूर्य के सम्मुख आता है, और जो आधा हिस्सा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहां रात होती है। ठीक, इसे दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर इस तरीके से, इसका जो एक्सिस है यहां से पृथ्वी घूम रही है और इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। ठीक, कितना लगते हैं? 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं इसे एक चक्कर पूरा करने में। यानी तीसरा पॉइंट क्या है, इसे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे यानी 23 घंटे लिख सकते हैं हम, 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। हमारी पृथ्वी पर घूर्णन के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है, ठंडी और गर्मी होती है। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। तो दिन रात में अंतर होता है। चौथा जो हमारा पॉइंट है, दिन व रात में अंतर किसके कारण? झुकाव के कारण। इसको हम समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले जो है हम इसको समझते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम और समझते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है जिसके कारण दिन और रात में अंतर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और हमारी पृथ्वी झुकी हुई है कितना? 23.5 डिग्री। मान लीजिए इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है तो झुकी हुई है और ये इसका है नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसका, ये है इसका साउथ पोल। ठीक, हमारा जो सूर्य है तो इस तरीके से ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सन है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो हमारा विषुवत वृत्त है तो वो भी इस तरीके से झुका हुआ है 0 डिग्री। चूंकि अक्षांश रेखाएं मैंने बताई थी आपको कि 0 डिग्री से लगा करके यहाँ ध्रुव तक 90 डिग्री, यहाँ 90 रेखाएं यहाँ तक हैं और 0 डिग्री से नीचे 90 रेखाएं यहाँ हैं। तो इस तरीके से जो रेखाएं हैं, इस तरीके से एक ये रेखा, इस तरीके से रेखाएं हैं, इस तरीके से रेखाएं खींची हुई हैं पृथ्वी पर, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं का कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 0 डिग्री के नीचे भी रेखाएं खींची हुई होती है इस तरीके से, इस तरीके से। तो मान लीजिए ये रेखा हम इसको मानते हैं, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको हम कहते हैं कर्क। ठीक, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और इसे हम कहते हैं मकर। जो सूर्य का प्रकाश है तो वो इस तरीके से तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हो,
मान लीजिए यहां पर जो एक रेखा है, ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये जो रेखा है, ये रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ और इसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो जो सूर्य की किरणें हैं तो वो कहां तक पहुंच रही है? आर्कटिक वृत्त तक। और यहाँ इसके दक्षिणी गोलार्ध में भी जो सूर्य की किरणें, ये जो रेखा है तो ये है 66.5 डिग्री साउथ। तो यानी सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री तक पहुंच रही हैं और यहां भी पहुंच रही हैं और यहां भी पहुंच रही हैं। लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि सूर्य की किरणें यहां तक 66.5 डिग्री तक ही पहुंच पा रही हैं और इसके यहां पर इसके इस एक्सिस तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि यहां पर अगर इसके नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की ओर देखें, उत्तरी ध्रुव की ओर देखें या तो यहां पर देख सकते हैं कि इसके एक्सिस से यहां तक भी लगभग 66.5 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है और यहां तक ही जो है सूर्य का प्रकाश सिर्फ यहीं तक ही पहुंच पा रहा है। ठीक है, यहां तक ही पहुंच पा रहा है, 66.5 तक ही पहुंच रहा है और यहां तक पहुंच रहा है। तो अब इसके कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी होती जाती है और रात की अवधि छोटी होती जाती है। पृथ्वी हमारी क्या ऐसे ही तो घूम रही है, तो इसका जो ध्रुव है इसको कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव, अब जो सूर्य है तो वो 0 डिग्री से लगा करके यहां उत्तरी ध्रुव तक लगभग 6 महीना रहता है। ठीक है, तो 6 महीना रहता है। इस कारण जो है इसके उत्तरी ध्रुव पर जो सूर्य है वो 6 महीना तक चमकता है, यहीं पर जो है 6 महीना तक चमकता है और इसी कारण यहां जो होता है तो वो 6 माह का दिन होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और जो इसका उत्तरी ध्रुव है, ये वाला पॉइंट, ये हमेशा जो है तो झुकाव के कारण सूर्य के सम्मुख 6 माह तक रहता है। इसी कारण यहां पर 6 महीने का दिन होता है। और उसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इसके जो दक्षिणी ध्रुव पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो इसका है, यहां पर क्या होता है? यहां पर 6 माह तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण यहां पर 6 माह की रात होती है। ठीक, 6 माह का रात क्यों होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चूंकि उत्तरी गोलार्ध में 6 माह है और यहां पर नहीं पहुंच पाता। ठीक, इसके दक्षिणी ध्रुव की मैं बात कर रहा हूं, मैं 66.5 की बात नहीं कर रहा हूं। 66.5 तक तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, मैं इसके दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूं, इसके दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूं। यहां पर सूर्य का प्रकाश 6 माह तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में, इसी कारण यहां पर 6 महीने की रात होती है और यहां 6 महीने का दिन होता है। ठीक, इसके झुकाव के कारण ही जो है, तो जैसे जैसे जो देश इसके 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ स्थित हैं, वहां पर क्या होंगे? वहां पर दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। चूंकि भारत कहां पर स्थित है? हमारा जो भारत है वो यहीं पर तो स्थित है, यहीं पे हमारा भारत स्थित है। तो इसी कारण जो है, तो आप देखेंगे ये स्थिति जब 21 जून आता है तो क्या होता है? भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसके जो दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो गया? 6 महीने की रात होती है। क्यों? इसके झुकाव के कारण। और झुकाव के कारण जो है इसमें दिन रात में समानता होती है। इसमें सिर्फ 2 ऐसी तारीखें हैं, जब 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। उस दशा में दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में दिन रात समान होते हैं और जो है मौसम भी समान रहता है। ठीक है, तो हमने यहां समझ लिया कि क्यों दिन रात होते हैं, क्यों दिन और रात में अंतर होता है और जो है कहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसके उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है जब सूर्य इसके सम्मुख होता है, और जो दक्षिण ध्रुव जो सूर्य के अपोजिट में होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, 66.5 तक ही पहुंचता है। इसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं? जो है 6 महीने की रात होती है। ठीक है, अब एक बात और यहां समझ लीजिए, जो इसका उत्तरी ध्रुव है, यहां पर एक देश है नॉर्वे, इसका नाम है नॉर्वे। तो नॉर्वे में 6 माह का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, ये चीजें आप यहां पर समझ लीजिए। अब इसके हम दूसरे स्थिति में समझते हैं। मान लीजिए सूर्य जो हमारा है यहां आ गया। ठीक, इसको भी समझ लीजिए आप। मान लीजिए सूर्य हमारा यहां आ गया, ये हमारा सूर्य यहां आ गया। तो उस दशा में क्या होगा?
तो उस दशा में जो सूर्य होगा तो वो सिर्फ कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ 66.5 तक ही पहुंचेगा। और यहाँ पे कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। इस दशा में मान लीजिए ये जो है जून की स्थिति है और ये दिसंबर की स्थिति है। जब जो है दक्षिणी गोलार्ध की ओर सूर्य की किरणें आ जाती है, उस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुंचती हैं 66.5 डिग्री तक। उस दशा में भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध की ओर आएंगे, दिन की अवधि बड़ी होती जाएगी और रात की अवधि छोटी होती जाएगी। और इसके जो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर जो है तो 6 माह का दिन व 6 माह की रात होगी। ठीक, 6 माह का दिन होगा और 6 माह की रात होगी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, उधर ऊपर की ओर जाते जाएंगे, क्या होगा, रात छोटी होती जाएगी और दिन बड़े होते जाएंगे। जैसे जैसे हम 0 डिग्री के नीचे आते जाएंगे, जो दिन होगा वो बड़ा होता जाएगा और रात छोटा होता जाएगा। तो ये चीजें हमने इसमें समझ ली। ये स्थिति जब बनती है तो वो जून होता है जब, और ये स्थिति जब बनती है तो ये जो है दिसंबर होता है। इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो है पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, यानी किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है और किस तारीख को सबसे बड़ी रात होती है। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन नहीं है। यानी पृथ्वी पर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इस स्थान पर मान लेते हैं कि इस स्थान पर बड़ा दिन है, तो एक स्थान यहां पर भी है जहां सबसे छोटा दिन भी है। ठीक, अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखते हैं, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के संदर्भ में देख करके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में भारत के संदर्भ इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि पृथ्वी में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, नहीं। उसको पता है कि पृथ्वी के अमुक स्थान पर दिन अगर बड़ा होगा तो उसी पृथ्वी पर किसी कोने में सबसे छोटा जो है दिन भी होगा। तो इसी तरीके से आपको भारत के संदर्भ में पूछता है तो वो मैं बता दे रहा हूं। भारत के संदर्भ में भारत में सबसे बड़ा जो बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है वो भी समझ लीजिए, वो भी पूछता है आपसे। सबसे छोटा दिन कब होता है, वो होता है 22 दिसंबर को। तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो वो होता है 21 जून को। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे छोटा दिन किस दिन होता है तो 22 दिसंबर को होता है। अब यहां पर एक चीज और आप देख लीजिए, आपने देखा होगा कि जब सुबह होती है यानी सूर्य से निकलने से पहले हमें कुछ प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य उदित नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमें कुछ प्रकाश दिखाई देता है। तो वो प्रकाश क्या है, तो दोस्तों वो प्रकाश है सांध्य प्रकाश। उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहते हैं सांध्य प्रकाश। सांध्य प्रकाश, या उसे हम विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम टुलाइट कहते हैं। समझेंगे कि क्या है टुलाइट, आपने सुना होगा। सांध्य प्रकाश या विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं इसे। हमने बताया क्या होता है, सूर्य निकलने से पहले कुछ प्रकाश हमें दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं विसरित दिवा प्रकाश या सांध्य प्रकाश। विसरित क्यों कहा गया है, यहाँ विसरित दिवा भी कहा गया है, उसको समझ लेते हैं। देखिए विसरित से हम अर्थ लगाते हैं विसरण से। जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य उदित होता है, अब पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्य कहाँ उदित होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले जो सूर्य होता है, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व रोटेट होती है, और पश्चिम से पूर्व रोटेट होने के कारण जितने देश पूर्व में होंगे वहां पर सबसे पहले सूर्य उदित होगा। सूर्य जो सबसे पहले उदित होता है वो हमारे
पृथ्वी पर जापान में सबसे पहले सूर्य उदित होता है, जापान में। कहां पर? जापान। और जापान को हम जिप्पन भी कहते हैं। जिप्पन का अर्थ होता है सूर्य का स्रोत, सूर्य का स्रोत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य का स्रोत होता है, यहीं से सबसे पहले जो है सूर्य उदित होता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर मैंने बताया आपको, जब आगे हम अक्षांश और देशांतर समझेंगे तो वहां समझेंगे। हमने बताया कि पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से रेखाएं खींची हुई होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। और एक रेखा जो यहाँ पर होती है 0 डिग्री पर नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इसे हम कहते हैं जो है देशांतर रेखाएं। तो इस तरीके से ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इस तरीके से पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो उस तरीके से अगर इन देशांतर रेखाओं को हम यहाँ अपने बोर्ड पे फैलाएं, यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए ये देशांतर रेखाएं हैं और हमारी पृथ्वी पर आप इसको देख पा रहे हो, ये हमारी पृथ्वी है। तो 0 डिग्री से यहाँ 180 देशांतर रेखाएं हैं और यहाँ 180 देशांतर हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है तो यहाँ 180 है और यहाँ 180 है। और 1 डिग्री को पार करने वाली 1 डिग्री ये है तो 2 डिग्री ये है, तो इसको पार करने में लगते हैं 4 मिनट। ठीक, ये समझ लीजिए। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो सूर्य है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य है 0 डिग्री पर, तो जो सूर्य है वो 6 डिग्री तक, इस तरीके से मान लीजिए 6 डिग्री यहाँ है और इस तरीके से मान लीजिए 18 डिग्री यहाँ है। तो जो सूर्य की किरणें हैं, उदित सूर्य यहाँ हुआ है, सूर्य हमारा उदित यहाँ है, लेकिन पहुंचता कहां तक है? पहुंचता वो 18 डिग्री तक है, यानी 6 से लगा करके 18 डिग्री तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? विसरण के कारण। विसरण क्या है? जब सूर्य उदित होता है तो हमारे इस वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, धूल के कण हैं, और जब वो जो सूर्य का प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो वो विसरित हो जाती है किरणें, यानी इधर उधर फैल जाती है। मैं बताऊं आपको, आप देखिए जब जो है सूर्य ढल गया हो, सूर्य धरती पर सूर्य ढल गया हो और कहीं ऊपर आसमान में कोई एरोप्लेन जा रहा है, आप धरती से उस एरोप्लेन को देखोगे तो वो प्लेन ऐसा लगेगा कि जो सूर्य की किरणें उस पर, वो एकदम सूर्य से चमक रहा होगा। सूर्य, चूंकि सूर्य क्या है, झुक ढल गया है, लेकिन फिर भी उस एरोप्लेन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, तो वो कैसे है? वो विसरण के कारण है। तो क्या होता है कि विसरण के कारण जो सूर्य की किरणें जब ये वायुमंडल में स्थित धूल कण पे पड़ती हैं तो विसरित हो जाती हैं और इसी कारण हमें जो है वो दूर तक दिखाई देती हैं। तो जो किरणें मैंने बताया आपको, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य 0 डिग्री पे उदित हुआ है तो कहाँ तक दिखाई देगा? 18 डिग्री तक दिखाई देगा। सबसे ज्यादा वो 6 डिग्री पे दिखाई देगा, सबसे चटक रहेगा, मतलब जो साफ दिखाई देगा। 12 डिग्री पर भी रहेगा, वहां पे थोड़ा सा धूमिल दिखाई देगा, और 18 डिग्री पर जो है बहुत ज्यादा धूमिल दिखाई देगा। तो जब इस तरीके से मान लीजिए 6 डिग्री पर जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, उसको कहा जाता है नागरिक टूलाइट। उसे हम अंग्रेजी में सिविल टूलाइट भी कहते हैं। टूलाइट कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश यहां 12 डिग्री तक पहुंच रहता है, 12 डिग्री तक, उसे हम कहते हैं समुद्री टूलाइट, समुद्रीय टूलाइट। ठीक, या इसे हम नॉटिकल टूलाइट कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश यहां 18 डिग्री तक रहता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टूलाइट। ठीक, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए आप। देखिए, नागरिक टूलाइट और समुद्री टूलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल टूलाइट, इसे हम खगोलीय टूलाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खगोलीय टूलाइट। खगोलीय टूलाइट। ठीक, खगोलीय टूलाइट।
तो जब सूर्य की किरणें 6 डिग्री तक पहुंचती हैं, मतलब यहाँ सूर्य का प्रकाश जब 6 डिग्री तक यहाँ पर जो प्रकाश रहता है, तो वो यानी 24 मिनट पहले 24 मिनट पहले यानी सूर्य के उदित होने से 24 मिनट पहले हमें प्रकाश दिखाई दे देता है, ठीक, 6 डिग्री तक 24 मिनट लग जाता है। और ये हमें लगभग 48 मिनट पहले, यानी मान लीजिए सूर्य के मतलब वहां उस स्थान पर सूर्य के 48 उदित होने के 48 मिनट पहले हमें इसका प्रकाश दिखाई दे जाता है। और एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूलाइट जो होता है, खगोलीय ट्यूलाइट, यानी 18 डिग्री पर क्या होता है, 1 घंटे 12 मिनट पहले प्रकाश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए आप, मैंने बताया आपको ये हमारी पृथ्वी है, 180 इधर है, 0 डिग्री से 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर हैं और 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं नीचे हैं, ठीक है। 180 है, 180 इधर और 180 उधर, एक रेखा को पार करने में लगते हैं 4 मिनट। कितने? 4 मिनट। तो उसी तरीके से ये चीजें जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तब आपको बखूबी एक एक चीज मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और हम बढ़ते हैं पृथ्वी की जो दूसरी गति है परिक्रमण की ओर। तो हमारी जो दूसरी गति है वो है परिक्रमण, ठीक, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। ये गति क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए हमारी पृथ्वी जब अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है उसको कहा जाता है परिक्रमा, ठीक। इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है इस तरीके से, और मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है और पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगाए एक दीर्घ वृत्ताकार में, एक दीर्घ वृत्ताकार में, तो उसको कहा जाता है परिक्रमण, ठीक, परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण से दो चीजें होती हैं, एक जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, और एक स्थिति ऐसी बनती है जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पहले बहुत सारे ऐसे विद्वान आए जिन्होंने ये कहा, उन्होंने तो ये कहा कि जो है सूर्य चक्कर लगाता है। बाद में फिर धीरे धीरे जब खोजी हुई और ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। उसके बाद कई जो है विद्वानों ने ये कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर वृत्ताकार पथ पे लगाती है। बाद में फिर शोध हुई और केपलर महोदय ने अपने जब सिद्धांत प्रस्तुत किए तो उस सिद्धांत में केपलर महोदय ने कहा कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो वृत्ताकार पथ पे नहीं लगाती है। वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाना गलत है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो पृथ्वी अपने कक्षा पर, अपने एक निश्चित कक्षा में सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक। अपने निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365 दिन व 6 घंटे। अमूमन इसको हम 365 दिन कहते हैं, लेकिन 365 दिन व 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। और हर 4 साल में 6-6 घंटे को हर 4 साल में 6 चौक 24 घंटे हो गए, 6 चौका 24, 4 साल में एक एक 6-6 घंटे को जोड़ा जाता है, 24 दिन यानी एक दिन बनाया जाता है। और उस दिन को 29 फरवरी के रूप में हम 29 फरवरी, हर 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिन की होती है, फरवरी को उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। उसे क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं, ठीक। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने दिन में घूमती है? 365 दिन व 6 घंटे में घूमती है, ठीक। इसे जो है परिक्रमण के कारण
ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कैसे? हमारी जो पृथ्वी है भाई, तो वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री इस तरीके से। तो एक हिस्सा जो इसका उत्तरी गोलार्ध होगा, मान लीजिए ये इसका उत्तरी गोलार्ध है और ये स्थिति जून की है, तो अब इसमें क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध जो सूर्य के सामने है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध क्या होगा? सूर्य के सम्मुख होगा, जिससे वो ज्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त करेगा, वहां पर दिन बड़े होंगे और वहां पे क्या होगा? वहां पे गर्मी का मौसम होगा। ठीक उसके विपरीत यहाँ जो ये इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पाता, इसी कारण यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो है शीत ऋतु होगी और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा। ठीक है, यहाँ पर ठंडी का मौसम होगा और यहाँ दिन बड़े होंगे और यहाँ दिन छोटे होंगे। अब वो स्थिति जब यहाँ बढ़कर आएगी, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होगा, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और वहां पे जो है ग्रीष्म ऋतु होगा और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। तो इससे क्या होता है कि घूर्णन के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है, पहला ये है और दूसरा क्या है? दूसरा है, पहला ये है और दूसरा क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन होता है कैसे? पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में बदलाव होता है। उसको हम समझेंगे कैसे? एक डायग्राम की सहायता से। आप भी क्या करिए, आप भी उस डायग्राम को बनाते जाइए। इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसको समझेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से उसको समझेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते जाते हैं। सबसे पहले यहां हम एक सूर्य का चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये सूर्य हमारा है, इस तरीके से हमारा सूर्य है ये। ठीक, और ये हमारी है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी चूंकि कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, और कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है, अपने एक्सिस में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो उसके कारण जो इसका भूमध्य रेखा होगा वो भी इस तरीके से होगा। ये कर्क होगा और ये मकर होगा। ठीक, जो सूर्य की किरणें हैं तो इस तरीके से लंबवत कहां पड़ेंगी? पड़ेंगी कर्क रेखा पर। कहां पर पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी। ये कर्क रेखा है और ये जो स्थिति है ये है 21 जून की। ये स्थिति कब की है? ये है 21 जून की। ठीक, 21 जून की स्थिति है और कर्क रेखा यहां पर पड़ रहा है और हमारा भारत कहां पे है? कर्क रेखा पर स्थित है, जिसके कारण जो 21 जून को यानी भारत में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून को। और सबसे बड़ा दिन भी होगा, सबसे बड़ा दिन भी होगा। अब चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है ना, तो 21 जून ग्रीष्म ऋतु है, तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से फिर घूमेगी, इस तरीके से। तो ये 21 जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, और एक स्थिति इस तरीके से फिर यहां पृथ्वी हमारी आएगी इस तरीके से यहां पे ये स्थिति आई और ये स्थिति आ गई आपकी, बन गई 23 सितंबर की। 23 सितंबर की पृथ्वी झुकी हुई 23.5 डिग्री, इसके कारण ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क है और ये मकर रेखा है। 23 सितंबर की स्थिति में क्या होगा? जो सूर्य की किरणें होंगी वो लंबवत पड़ेंगी। कहां पे पड़ेंगी? वो पड़ेंगी यहाँ 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर पड़ेंगी। और इस स्थिति में क्या होगा? जो भूमध्य रेखा पर जितने भी देश होंगे वहां पर गर्मी ज्यादा होगी।
और दोनों ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, उन ध्रुवों पर मौसम समान होगा और वहां पर दिन रात भी समान होंगे। ये स्थिति होगी 23 सितंबर को। क्या होंगे? यहां दिन रात बराबर होंगे, दिन रात समान। ठीक, 23 सितंबर की स्थिति बनी है। इस स्थिति को कहते हैं हम शरद विषु। शरद विषु, ठीक, शरद विषु कहेंगे। दिन रात बराबर होंगे। फिर स्थिति से हमारी जो पृथ्वी है तो वो भी क्या है, वो भी इस तरीके से बढ़ेगी आगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर एक स्थिति बनेगी दिसंबर की। और हमारा जो सूर्य है वो पहुंचेगा कहां पर? ये स्थिति बन जाएगी दिसंबर की। ठीक, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये है भूमध्य, ये कर्क और ये मकर रेखा इस स्थिति में। और ये है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर की तारीख है। और 22 दिसंबर के दिन क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें होंगी इस तरीके से कहां पे पड़ेंगी? पड़ेंगी मकर रेखा पर। ये कौन सी रेखा है? ये है मकर रेखा। 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, जिसके कारण जो इसके दक्षिणी गोलार्ध पर, यहाँ पर इसके जो ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल पर क्या होगी? साउथ पोल पर 6 महीने का दिन होगा और नॉर्थ पोल पर 6 महीने की रात होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। ठीक है। और भारत में क्या होगा? भारत में जो है दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। और ये स्थिति भारत में होगी शीत ऋतु। ये क्या होगा? ये शीत ऋतु होगा, यानी ठंडी का महीना होगा। शीत ऋतु, ये क्या होगा? ठंडी का महीना होगा 22 दिसंबर को। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पड़ रही हैं? मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, गर्मी का मौसम होगा और रातें छोटी होंगी। और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। क्योंकि सूर्य स्थित है, स्थित भी नहीं है, सूर्य भी अपना चक्कर लगा रहा है। पिछली क्लासेस में हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, जो है सूर्य, आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि सूर्य स्थिर दिखाया जा रहा है, लेकिन सूर्य भी गतिमान है, सूर्य भी स्थिर नहीं है। सूर्य भी अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य भी अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, सूर्य भी अपनी मंदाकिनी, हमारी जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसका भी चक्कर लगा रहा है, मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। और उसे अपनी मंदाकिनी यानी मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं, जिसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक, स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है अपनी मंदाकिनी का। तो पृथ्वी हमारी गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व गति कर रही है। ये स्थिति हमने समझी 21 जून को। जो ये नॉर्थ पोल है, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 महीने का दिन है। ठीक है। और इसके साउथ पोल पर 6 महीने की रात है। और इसका जो कर्क रेखा पर जितने भी देश हैं वहां पर क्या है? वहां पे ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है। हमारा भारत क्या है? हमारा भारत भी कर्क रेखा पर स्थित है, इसी के लिए वहां पर जो है गर्मी है। फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जुलाई स्थिति में आई, अगस्त सितंबर में। इस स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी और वो स्थिति होगी शरद विषु की। और वहां पर दिन रात समान होंगे। और इसके जो भूमध्य रेखा के पास जितने देश होंगे वहां पर मौसम गर्म होगा। और इसके दोनों गोलार्धों में, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, वहां पर मौसम समान होगा और रातें भी समान होंगी। जैसे जैसे पृथ्वी फिर बढ़ती जाएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसी स्थिति आएगी कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। और इसके दक्षिणी ध्रुव पर, यहाँ पर, चूंकि ये 6 महीने तक सूर्य के प्रकाश में रहेगा, इसी के लिए दक्षिणी ध्रुव पर क्या होंगे? 6 महीने का दिन होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो पूरी तरीके से क्या होगा? वहां पे 6 महीने का दिन होता है। फिर चूंकि पृथ्वी फिर आगे बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी इस तरीके से, तो दिसंबर ये आएगी, जनवरी,
फिर ये बनेगा फरवरी, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारी पृथ्वी पहुंच जाएगी यहां पर। ठीक, यहां हमारी पृथ्वी पहुंच जाएगी। अब चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री 23.5, तो इस तरीके से ये फिर भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो सूर्य की लंबवत किरणें इस स्थिति को पहुंचेंगी एकदम भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर पहुंचेंगी, और ये जो तारीख होगी ये होगा 21 मार्च, और इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं शरद विषु। इसे हम शरद विषु भी कहते हैं। ठीक, शरद विषु सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगी। दो तारीख हमने यहां देखा। एक हमने देखा यहां पर 23 सितंबर को, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जिसके कारण इसके दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में दिन रात समान होते हैं और मौसम भी जो है बराबर होता है। दूसरी तारीख हमने 21 मार्च देखा, जहां पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, जिसके कारण इसके दोनों ध्रुवों पर क्या हो रहा है, रात दिन समान होते हैं, मौसम भी समान होता है, और जो भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वहां पर गर्मी पड़ रही है। ठीक, 21 मार्च। अब यहीं से 21 मार्च के आगे भारत में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उत्तरी जो गोलार्ध है वो घूम करके फिर सूरज के सामने आ जाता है। फिर पृथ्वी हमारी गति करती है, तो मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, और ये फिर जून। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम की सहायता से देख पा रहे हो कि कैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारी घूम रही है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और इसको एक दीर्घवृत्ताकार पर पृथ्वी हमारी घूम रही है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं। 21 मार्च की स्थिति में आप देखोगे जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, उस दशा में इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगे, दिन रात समान होते हैं। फिर धीरे धीरे अब जो है मार्च से फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और जून में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और भारत में गर्मी पड़ती है। तो हमने जाना कि इस तरीके से मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हमने कुछ रेखाएं देखी इस तरीके से, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ठीक है, और ये फिर नीचे मकर रेखा। ये हमारा सूर्य है। हमारा जो सूर्य है तो इस भूमध्य रेखा पर 2 बार पड़ता है वर्ष में। एक बार ये पड़ता है 21 मार्च को, और एक बार ये पड़ता है 23 सितंबर को। ठीक, ये चीज़ हमने समझा। तो 21 मार्च को जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर है, फिर वो उत्तर की ओर जा रहा है, और 21 जून को वो पहुंचता है कर्क रेखा पर। ठीक, फिर 21 जून से फिर नीचे आ जाता है, फिर बढ़ता है, और 21 मार्च को पहुंच जाता है यहां पर। कहां पर, भूमध्य रेखा पर। फिर भूमध्य रेखा से नीचे की ओर ये बढ़ता है, और ये स्थिति पर यहां पर ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा, और मकर रेखा पर पहुंचता है ये 22 दिसंबर को। ठीक, फिर ये जो है मकर रेखा से फिर जो है बढ़ता है, फिर ये पहुंचता है भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को। तो इसी तरीके से पूरे वर्ष भर जो सूर्य है वो इसी मकर और कर्क रेखा के बीच में घूमता रहता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं तो वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही लंबवत पड़ती है। बाकी ऊपर तक जो है जैसे जैसे जाएंगी तो सूर्य की किरणें होंगी वो तिरछी पड़ती जाएंगी। कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसी कारण जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो देश होंगे वहां गर्मी पड़ेगी, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे आप देखते जाएंगे कि वहां पर ठंडी बढ़ती जाती है और यहाँ पर हमें बर्फ ज्यादा दिखाई देती है। अब यहाँ पर 2 चीजें और समझ लीजिए, एक है इसमें सूर्य का उत्तरायण होना और एक है सूर्य का दक्षिणायन होना। बहुत जगहों पर इसको पूछा भी जाता है कि ये चीजें क्या है, तो इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य का दक्षिणायन होना और उत्तरायण होना बहुत आसान चीज है। पहले है सूर्य का हम उत्तरायण होना समझते हैं। देखिए, सूर्य का उत्तरायण होना किसे कहेंगे, 22 दिसंबर को
जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं मकर रेखा पर। तो जब यहाँ पर 22 दिसंबर को पड़ गई और उसके बाद फिर जब पुनः जो है ये किरणें जब जो है ऊपर की ओर उधर की ओर जाएंगी, सूर्य नहीं जाएगा, पृथ्वी घूम रही है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो जब पुनः जो है सूर्य की किरणें ऊपर जाएंगी, उस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक, सूर्य का उत्तरायण होना। और जब यहां पर जब सूर्य की किरणें 21 जून जब कर्क रेखा पर हैं और जब नीचे की ओर यानी ध्रुव नीचे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगी, उस स्थिति को कहा जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना। क्या कहा जाए? सूर्य का दक्षिणायन होना। उस स्थिति में क्या हो रही है, सूर्य की जो किरणें हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं, इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन होना। ठीक, तो ये चीजें आपने इसमें समझ ली। और हमारा जो सूर्य है वो 6 माह तक जो है उत्तरी ध्रुव में रहता है और 6 माह तक दक्षिणी ध्रुव में रहता है। ठीक है, इसी के लिए जो उत्तरायण, जो सूर्य का उत्तरायण होना ये 6 महीने में 6 माह में होता है और दक्षिणायन भी 6 माह का होता है। ठीक, तो आशा है कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।